बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि जावा वेरिएबल्स पास बाय वैल्यू होते हैं या पास बाय रेफरेंस होते हैं। तो इस ये एक बड़ा ट्रिकीस्ट क्वेश्चन है और अक्सर इंटरव्यूज वगैरह के अंदर भी इसका पूछा जाता है कि क्या जावा वेरिएबल जो मेथड्स को पास होते हैं वो बाय रेफरेंस होते हैं या बाय वैल्यू होते हैं, और क्या जो जावा के अंदर आप ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं या रेफरेंस डाटा टाइप्स बना रहे होते हैं या रेफरेंस वेरिएबल्स आपके हैं वो आप पास करते हैं, तो ये पास बाय रेफरेंस होते हैं या पास बाय वैल्यू होते हैं। तो इसका आंसर तो बड़ा क्लियर से है कि जो नॉर्मल प्रिमिटिव डाटा टाइप वाले वेरिएबल्स हैं वो तो आपके फॉर श्योर पास बाय वैल्यू होते हैं, और जो आपके रेफरेंस डाटा टाइप वाले वेरिएबल हैं इनमें ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ये भी पास बाय वैल्यू होता है। जावा आपका पास बाय रेफरेंस को सपोर्ट ही नहीं करता, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी है, और ये आप जहाँ तक आगे पढ़ते जाएंगे ये चीज़ आपके साथ चलेगी। सी प्लस प्लस के अंदर पॉइंटर्स के थ्रू आप पास बाय रेफरेंस कर सकते हैं। जावा में पॉइंटर्स नहीं होते तो यहाँ पे आप पास बाय रेफरेंस नहीं करते। हाँ, जो रेफरेंस डाटा टाइप्स हैं उनको आप पास बाय वैल्यू जरूर करते हैं, और जो दूसरी प्रिमिटिव डाटा टाइप हैं उनको भी पास बाय वैल्यू ही करते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में फर्क क्या होता है। तो अभी हम देखते हैं कि पास बाय वैल्यू क्या होती है। पास बाय वैल्यू के अंदर ये होता है कि आप जो वेरिएबल्स पास कर रहे हैं उनकी कॉपी उठा के पास कर रहे होते हैं, एक्चुअल वेरिएबल्स पास नहीं हो रहे होते मेथड्स को। ठीक है, और कोई भी चेंज जो आप ने डाटा पास किया है उसके साथ होती है तो वो एक्चुअल डाटा को कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं होता, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती। ये सामने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन मैं ज्यादा बेहतर समझता हूँ कि मैं आपको लाइव इसका सेशन एक करवा दूं। ये देखिए, ये एक प्रोग्राम है मेरे पास पास बाय वैल्यू का। इस प्रोग्राम के अंदर सिंपल एक क्लास है और उसमें मेन मेथड बना हुआ है। मेन मेथड के अंदर देखिए मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 20 है। तो जिस टाइम पे ये दो लाइन एग्जीक्यूट होंगी तो क्या होगा, सबसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, स्टैक मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल एल बनेगा और उसकी वैल्यू 10 असाइन हो जाएगी। ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो स्टैक मेमोरी में एक और वेरिएबल बनेगा और उसकी वैल्यू 20 से असाइन हो जाएगी। अब उसके बाद आपने क्या किया, ये एक्स और वाई उठा के इस फंक्शन को दे दिए, मिस्ट्री फंक्शन को, और इसको आपने कहा कि इसके ऊपर फर्दर जो भी काम करना है करो। तो क्या होगा कि ये मिस्ट्री फंक्शन यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया हुआ था, ये फॉर्मली डिफाइन था, और यहाँ आपने इसको एक्चुअली कॉल कर लिया। तो ये जो x की वैल्यू यहाँ पे आपने इसको पास की है इसकी एक कॉपी बनेगी और ये इस वैल्यू 1 को असाइन हो जाएगी। ठीक है, आप इसका नाम वैल्यू 1 रख लें, x दोबारा रख लें, जो भी रख लें, आप इसका जो भी वेरिएबल का नाम रखेंगे उसका स्कोप बस यहाँ तक किया और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि जावा के अंदर एक और वेरिएबल स्टैक मेमोरी में बनेगा और उसका नाम वैल्यू 1 होगा, और उसे आपने क्या असाइन कर दिया, 10। ठीक है, और इसी तरह आपने यहाँ से 20 जो वैल्यू थी y की इसकी कॉपी उठाई और वैल्यू 2 को असाइन कर दी कि भाई आपकी वैल्यू कितनी होगी, आप वैल्यू 2 को आपने असाइन कर दिया 20। ठीक, अब आपने क्या किया कि वैल्यू 1 को उठा के टेम्पररी में रखा, वैल्यू 2 को वैल्यू 1 में कॉपी कर दिया और टेम्पररी से वैल्यू 2 में कॉपी कर दिया। मतलब एक तरह से आपने स्वैपिंग कर दी है। और उसके बाद जिस टाइम पे आप इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे तो अभी आप देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर वैल्यू 1 शुरू में आपने क्या दी थी, 10, लेकिन यहाँ पे आपने स्वैपिंग कर दिया तो अब वैल्यू 1 क्या हो गई है, 20। तो आपको स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो गया, 20। उसके बाद कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो आपको स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ नजर आ जाएगा, 10। ठीक है, फिर ये कंट्रोल यहां से खत्म होगा, इस मेथड की बॉडी से निकल के वापस यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपने सिखाया है कि x की वैल्यू प्रिंट करवाओ। तो स्टैक मेमोरी में x आपने शुरू में डिक्लेयर किया था तो उसमें वैल्यू क्या स्टोर थी, 10। तो आपने स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट करवा दिया, 10। और इसी तरह नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें आपने कहा कि y की वैल्यू प्रिंट करवाओ और y की वैल्यू 20 प्रिंट हो गई, और उसके साथ ही ये प्रोग्राम यहाँ पे फिनिश हो गया। तो ये तरीका है कि पास बाय वैल्यू के लिए। ठीक है, कि आपने क्या किया कि जो वैल्यूज थी एक्चुअल वैल्यूज जो थी उनकी कॉपी उठा के मेथड को पास कर दी। क्लियर होगी। अब आप इन वैल्यूज के साथ जो मर्जी इस मेथड के अंदर चेंजेस करते रहें, वो इसी मेथड के अंदर ही इफेक्टिव है, और जैसे ही इस मेथड की बॉडी से बाहर निकलेंगे तो ओरिजिनल वैल्यूज अपनी जगह पे मौजूद हैं, उनका इस मेथड की वैल्यूज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो हो गया पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट। अब अगर यहाँ पे पास बाय रेफरेंस होता तो क्या होता कि आप इसी x को हुई उठा के
यहाँ पे यूज कर रहे होते, मतलब इसका मेमोरी एड्रेस उठाते और वो यहाँ पे पास कर देते। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज को चेंज करते, आप इसे एक नई वैल्यू असाइन कर देते, जिस तरह अभी यहाँ पे आपने स्वैप करके नई असाइनमेंट की है, तो वो एक्चुअल यहाँ इस वैल्यू के ऊपर भी इम्पैक्ट डालना था उसने, कि ये जो डिक्लेयर वैल्यूज हुई है स्टैक के अंदर, उन्हीं का मेमोरी एड्रेस इसमें होता और वो इसके ऊपर इम्पैक्ट डालते, और स्टैक के अंदर ये जो एक्स और वाई आपने शुरू में ओरिजिनल डिक्लेयर की थी ये चेंज हो जाती। तो उस चीज को आप कहते हैं कि ये पास बाय रेफरेंस हुआ है। तो ये होपफुली आपको पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसमें ये होता है कि जो वेरिएबल आप कॉल करने के लिए यूज कर रहे होते हैं किसी भी मेथड को, उनकी कॉपी उठा के एक्चुअल पैरामीटर जहां आपने उस वेरिएबल को डिफाइन किया होता है उनको दी जाती है। यहाँ पे भी यही है कि आपने इस तरह 10 डिक्लेयर किया, 20 किया, मिस्ट्री का फंक्शन कॉल कर लिया, और मिस्ट्री के फंक्शन में आपने क्या किया, यहाँ पे ये 10 और 20 था, इसकी कॉपी उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यूज नहीं, कॉपी उठा के। उसके बाद आप जिस टाइम पे यहाँ पे इस एक्स को प्रिंट करेंगे तो ये अपनी वही ओरिजिनल वैल्यू जो इसकी बॉडी के अंदर एक्स की है वही वाली प्रिंट करवाएगा 10, और 20 को प्रिंट करेंगे तो 20 प्रिंट होगा। जबकि ये जो आपने कॉपी किया, आप इसको बेशक स्वैप कर रहे हैं आपस में, तो इस बॉडी मेथड की बॉडी के अंदर अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि वैल्यू स्वैप हो गई है, लेकिन ये डिफरेंट लोकेशन के ऊपर एक्स वाई डिक्लेयर हुए हैं, ये आपके डिफरेंट लोकेशन के ऊपर डिक्लेयर हुए हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट था। अब जिस टाइम पे आप कोई ऑब्जेक्ट पास करते हैं जावा के अंदर, तो क्या वो भी पास बाय वैल्यू होता है या पास बाय रेफरेंस होता है? ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि आपके जो भी क्लास वगैरह बनाई है वो हो सकती है, आपकी एरेज हो सकती हैं, आपकी एरे लिस्ट हो सकती हैं, ये सारी चीजें आपके ऑब्जेक्ट्स ही हैं या रेफरेंस डाटा टाइप में। जब आप इन्हें पास करेंगे तो क्या होगा, हम इसकी भी एग्जांपल से देखते हैं। ये देखें, ये मैंने एक रेफरेंस क्लास बनाई है पॉइंट की, जिसमें दो फील्ड्स हैं एक्स वाई, और इनको मैंने इनिशियलाइज करवा दी है। सिंपल। अब मैंने क्या करता हूं कि मैंने क्लास बनाई जिसमें मेन मेथड बनाया। ये बिल्कुल वैसा ही काम हो रहा है जिस तरह यहाँ हमने पास बाय वैल्यू में किया था। यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स डिक्लेयर किए, एक पॉइंट में एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की 20 है, दूसरे पॉइंट में एक्स की 50 और वाई की 60 है। और उसके बाद मैंने कहा कि भाई आपको ये पता है कि जब ये पॉइंट के हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एक्चुअल में ये ए के अंदर क्या स्टोर है, मेमोरी एड्रेस स्टोर है, और वो एड्रेस किसका है, ये जो पॉइंट का ऑब्जेक्ट बना था वो स्टोर है। और इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है इसका भी मेमोरी एड्रेस बी के अंदर स्टोर है। तो मैंने क्या किया कि ये दोनों ऑब्जेक्ट बनने के बाद ये डिस्प्ले करवा लिया कि भाई मेमोरी एड्रेसेस क्या हैं ए और बी के। तो ये देखिएगा, आपको ये मेमोरी एड्रेसेस नजर आ रहे हैं। ये 15DB9742J मेमोरी एड्रेस है जो ए को असाइन हुए, और 6D06D और ये 69C ये मेमोरी एड्रेस है जो बी को असाइन हुए है। ये रैंडमली जब भी मैं रन करूंगा तो ये डिफरेंट डिफरेंट आते रहेंगे। अब मैंने क्या किया, केमिस्ट्री के अंदर मैंने इसे कहा कि भाई आप ए और बी ये दोनों रेफरेंस जो है ना ले लें, और यहाँ पे मैंने इसे क्या डिक्लेयर किया था कि आपको दो पॉइंट्स जब भी मिलेंगे तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब क्या होगा कि ये जो ए था मेमोरी एड्रेस था, इसकी कॉपी उठा के इस ए को असाइन हो गई है, इस बी के मेमोरी एड्रेस की कॉपी उठा के इस बी को असाइन हो गई है। ठीक, अब हमने एक और पॉइंट का टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, तो ये किसी डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे बनेगा। ए की का एड्रेस उठा के उस टेम्परेरी में स्टोर करवा दिया, बी का एड्रेस उठा के ए में स्टोर करवा दिया, और टेम्परेरी उठा के बी में स्टोर करवा दिया। ठीक है, मतलब स्वैपिंग कर दी एड्रेसेस की। और उसके बाद जिस टाइम पे हमने ये प्रिंट किया तो हमें ये स्क्रीन पे नजर आ जाएगा कि ये देखें, ये बिल्कुल स्वैपिंग हो गई है। 6D0 ए की वैल्यू क्या आ रही है 6D0, और बी की वैल्यू क्या आ रही है 15D, जबकि यहाँ पे एक्चुअल में ए की 15D थी, बी की 6D थी। यहाँ पे ए की 6D हो गई है और बी की 15D हो गई है। लेकिन जैसे ही इसकी बॉडी से आप बाहर निकलेंगे और दोबारा आप ए की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो आपको नजर आएगा नहीं, ये तो वापस ओरिजिनल वैल्यू आपकी प्रिंट करवा रहा है। ये देखें, जो शुरू में ए की वैल्यू थी, इस चेंज होने के बाद ये दोबारा वही वाली वैल्यू है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे यहाँ पे हो रहा था कि आपने यहाँ 10 और 20 पास किए थे, इनको आपस में स्वैप करके जब यहाँ पे देखा था तो आपको 20 और 10 नजर आ रहे थे, लेकिन वापस जब यहाँ पे जाके देखा था तो आपको 10 और 20 ही नजर आ रहे थे। तो ये आपने क्या किया, जो रेफरेंस थे ये आपके पास बाय वैल्यू हो गए हैं, मतलब इनकी कॉपी उठा के आपने पास कर दी है। एक्चुअल रेफरेंस कॉपी जो है ना वो पास नहीं किया, उसकी कॉपी उठा के पास किए।
इस वजह से आप अगर इसके रेफरेंस यहाँ पे चेंज भी कर दें तो एक्चुअल रेफरेंस अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे, वो कहीं भी नहीं जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है भाई कि जावा के अंदर रेफरेंस डाटा टाइप जितनी भी हैं वो सारी पास बाय वैल्यू ही जाती हैं, उनके मेमोरी एड्रेसेस पास बाय वैल्यू ही होते हैं। अब फर्क क्या है कि यहाँ पे अगर आपने कोई भी वैल्यूज चेंज की थी, फर्ज किया कि यहाँ पे आपने स्वैपिंग के बाद आप एक नई वैल्यू असाइन कर देते हैं वैल्यू 1 वैल्यू 2 को, तो वो उसका इम्पैक्ट सिर्फ इस मेथड के अंदर अंदर ही है, ठीक है, उसका एक्चुअल वैल्यूज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन यहाँ पे चूंकि मेमोरी एड्रेसेस तो आपके सामने ही है कि मेमोरी एड्रेसेस तो वही वाले हैं, बेशक आप उन्हें स्वैप कर दें, लेकिन अब अगर यहाँ पे आप कोई चेंज करेंगे, ठीक है, तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं a डॉट एक्स इज इक्वल टू 30, अब a के अंदर यहाँ पे क्या स्टोर है, ये वाला एड्रेस स्टोर था, ठीक है, और ये एड्रेस किसका है, एक्चुअल में b का। तो b के लिए हमने क्या कहा था कि x की वैल्यू क्या है 50, अब हमने इसको चेंज करके क्या कर दिया 30, और उसके बाद हमने इसमें और क्या कहते हैं कि a डॉट वाई इज इक्वल टू 40, ये हमने b को, ये जो ओरिजिनल b था यहाँ पे आके स्वैप होके a बन गया, तो हमने उसकी वैल्यूज को चेंज करके पहले 50 60 थी, अब क्या कर दिए 30 40। तो अभी अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि इसकी वैल्यू को हम यहां देख लेते हैं, a डॉट एक्स और a डॉट वाई हम दोनों देख लेते हैं ताकि तसल्ली हो जाए हमारी। a डॉट वाई b डॉट एक्स प्लस कॉमा प्लस b डॉट वाई। आप देखेंगे जिस टाइम पे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, हम आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजों को करते हैं, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आपको ओरिजिनल वैल्यूज नजर आएंगी। a डॉट एक्स की वैल्यू क्या होगी 10, 20, और फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपको क्या नजर आएगा 50, 60। ये देखें आपको 10, 20 और 50, 60 लिखा हुआ नजर आ गया। अब आपने क्या किया, मिस्ट्री के अंदर जाके इनके एड्रेसेस स्वैप कर दिए, ठीक है। अब आपके पास a के अंदर b का एड्रेस है और b के अंदर a का एड्रेस है। अब आप चेंज किस में कर रहे हैं, a डॉट एक्स करके। a डॉट एक्स एक्चुअल में किस वैल्यू को इंपैक्ट कर रहे हैं, b के अंदर से, तो ये आपने इनकी वैल्यूज को इंपैक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप, सॉरी मैंने एक चीज प्रिंट करवा दी है, ये b डॉट एक्स करना था, b डॉट वाई। ये देखें ये 30 40 प्रिंट हो गया, जबकि ये 30 40 किस चीज को चेंज किया है इसने, b को, लेकिन यहाँ पे आपने किस चीज को चेंज किया था, पहले स्वैपिंग की है और स्वैपिंग के बाद a को चेंज किया है। तो इससे आपको क्या चीज समझ आती है कि चूंकि मेमोरी एड्रेस तो सेम ही रहता है, बेशक वो पास बाय कॉपी हो गया या पास बाय वैल्यू हो गया, मेमोरी एड्रेस सेम है, तो इस वजह से आपका जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है आप चेंजेस उसके अंदर कर रहे होते हैं। तो ये एक जरूरी कॉन्सेप्ट था जिसको आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि जावा के अंदर जितने भी वेरिएबल पास होते हैं वो पास बाय वैल्यू ही होते हैं, चाहे वो प्रिमिटिव डाटा टाइप के वेरिएबल हों या रेफरेंस डाटा टाइप के वेरिएबल हों। सिर्फ फर्क क्या होता है कि जो रेफरेंस डाटा टाइप के वेरिएबल्स हैं उनके मेमोरी एड्रेसेस पास बाय वैल्यू होते हैं, तो इस वजह से आपके जो फंक्शंस हैं वो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, जबकि जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है उसमें अगर वो पास बाय वैल्यू हो रहे हैं तो उसके अंदर आप बेशक चेंजेस करते रहे, वो एक्चुअल वैल्यूज को उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे आप वैल्यू कॉपी करके भेज रहे होते हैं, मेमोरी एड्रेस कॉपी करके नहीं भेज रहे होते। जबकि पास बाय रेफरेंस में आप मेमोरी एड्रेस कॉपी करके भेज रहे होते हैं, वैल्यू कॉपी करके नहीं भेज रहे होते। तो पास बाय रेफरेंस के अंदर क्या होता है कि मेमोरी एड्रेस या पॉइंटर के थ्रू आप कोई मेमोरी लोकेशन जो है ना वो डायरेक्टली मेथड को पास कर देते हैं, ठीक है, और जो भी चेंज आप उस मेथड के अंदर करेंगे वो चेंज आपके एक्चुअल डाटा जो स्टोर हुआ हुआ है उस पर इंपैक्ट डालेगी, ठीक है। तो जावा आपकी पास बाय रेफरेंस को सपोर्ट नहीं करती है, जावा के अंदर रेफरेंस आपका पास बाय वैल्यू होता है, ये इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट था। और ये मैंने एक सिंपल सा कंपैरिजन किया है पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का, ताकि आप लोगों की कुछ कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर हो जाएं। क्योंकि पास बाय रेफरेंस जावा के अंदर होता नहीं है तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके अपने नॉलेज के लिए एक अच्छी चीज है। पास बाय वैल्यू में क्या होता है कि ये मैकेनिज्म ऑफ कॉपिंग दी फंक्शन पैरामीटर वैल्यू टू अनदर वेरिएबल, इसमें क्या है कि आप फंक्शन पैरामीटर की वैल्यूज को कॉपी करके दूसरे वेरिएबल्स को असाइन कर रहे होते हैं,
और यहाँ पे क्या है कि आप पास कर रहे होते एक्चुअल पैरामीटर्स फंक्शन को पास कर रहे होते हैं, उनकी वैल्यूज नहीं पास कर रहे होते। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर आप चेंजेस करते हैं फंक्शन के अंदर किसी भी किस्म की, तो ओरिजिनल वैल्यूज पे उनका कोई इंपैक्ट नहीं होता, जबकि पास बाय रेफरेंस में चूंकि आप एक्चुअल पैरामीटर दे रहे होते हैं, तो अगर चेंजेस करेंगे तो उनका बिल्कुल वैसे ही इंपैक्ट पड़ेगा जिस तरह आप नॉर्मली चेंज कर रहे हैं पास करने से पहले। और पास बाय वैल्यू में आप कॉपी बनाते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स की, इसमें आप एक्चुअल पैरामीटर्स को ही पास कर रहे होते हैं फंक्शन को। अच्छा, इसमें फंक्शन को कॉपी मिलती है एक्चुअल पैरामीटर की, यहाँ पे फंक्शन को ओरिजिनल कंटेंट्स मिल जाते हैं वेरिएबल्स के। अच्छा, इसका नुकसान क्या है कि पास बाय वैल्यू में मेमोरी आपको ज्यादा चाहिए होती है, पास बाय रेफरेंस में मेमोरी आपको कम लगती है, और इसी तरह आपका टाइम भी ज्यादा लगता है पास बाय वैल्यू में, और पास बाय रेफरेंस में आपका टाइम कम लगता है। तो ये इनका एक ब्रीफ सा कंपैरिजन था। अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जावा पैकेजेस क्या होते हैं। पैकेज का मतलब है कि आप चीजों को इकट्ठा कर दें, जिस तरह आप घर में भी डिफरेंट पैकेजेस बना रहे होते हैं कि चीजों को इकट्ठा करके एक चीज बना देते हैं, इसे कहते हैं ये एक पैकेज है। जावा के अंदर हम पैकेज किस लिए बनाते हैं, ताकि रिलेटेड क्लासेस जितनी भी हैं उनको इकट्ठा ग्रुप कर सकें, और उसकी वजह से क्या फायदा है हमें कि नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारे खत्म हो जाते हैं। क्योंकि हम पब्लिक मेथड अगर बना रहे हो तो एक पैकेज के अंदर अगर हम पब्लिक मेथड एक नेम से बना रहे हैं, तो उस पैकेज के अंदर हम उसको अगर एक्सेस करना चाहें और एक कोई और क्लास भी उसी नेम से पब्लिक मेथड बना के बैठी हुई है, तो वहां पे कंफ्यूजन आ जाती हैं कि ये इस नेम का पब्लिक मेथड किस किस क्लास के अंदर अवेलेबल है। पैकेजेस क्या करते हैं कि आपको चीजों को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, आपकी रिलेटेड क्लासेस इंटरफेसेस जितने भी हैं वो आप एक पैकेज में करते रहते हैं। पैकेज का मतलब ये है कि आप फोल्डर्स बना रहे हैं, और फोल्डर्स के अंदर आप क्या क्या चीजें डाल सकते हैं। फोल्डर के अंदर आप रिलेटेड क्लासेस को डाल सकते हैं, उसके अलावा उसके अंदर सब फोल्डर भी डाल सकते हैं आप, या सब पैकेजेस भी डाल सकते हैं, इंटरफेसेस एनुमरेशन, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और जिस टाइम पे आप क्योंकि फोल्डर बना लेते हैं, तो आप किसी चीज को लोकेट करना हो, तो किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड आप कोई चीज ढूंढ रहे हो, तो फोल्डर्स बने होंगे या पैकेजेस बने होंगे, तो ये इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा बनस्पत इसके कि आपके पास 100,000 क्लासें पड़ी हुई हो और आप एक एक क्लास में जाके उसको ढूंढना शुरू करें कि ये वाली चीज कहाँ पे है। जावा पैकेजेस की दो टाइप्स हैं, बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं और यूजर डिफाइंड पैकेजेस होते हैं। जो बिल्ट इन पैकेजेस हैं वो जेडीके के साथ आते हैं, और जेडीके का जो भी नया वर्जन आता है उसमें नंबर ऑफ पैकेजेस चेंज होते हैं पिछले वर्जन से। और जैसे कि जावा डॉट लैंग ये एक पैकेज है, ये कोर पैकेज है, इसके अंदर जावा की कोर क्लासेस जितनी भी हैं वो सारी होती हैं। इस तरह जावा डॉट यूटिल है, इस जावा डॉट आईओ है, और बहुत सारे पैकेज हैं, ये सारे बिल्ट इन हैं। फिर कुछ पैकेजेस हैं जो यूजर खुद से क्रिएट करता है अपनी क्लासेस के लिए। ये जिस तरह अभी हम एक्सरसाइज करते हुए देख रहे थे कि हमने अपनी हर एक लैब के लिए अलग अलग पैकेज क्रिएट किया था, तो इस वजह से हम ये करते हैं कि अपनी लैब से रिलेटेड जो टास्क हो वो एक पैकेज में हो, जो क्लास से रिलेटेड टास्क हो वो दूसरे पैकेज में हो। तो हम इस तरह से अपनी मर्जी के पैकेजेस बना रहे होते हैं। और अगर आपने कमांड लाइन पे पैकेज बनाना है, तो उसकी सिंपल सी कमांड है कि आप कमांड लाइन पे पैकेज माई पैक लिखेंगे, या उसका नाम लिख दें, जो भी ये माई पैक है आप इसकी जगह कोई भी नाम लिख दें, जो भी नाम लिखेंगे आपका पैकेज डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है। और जब भी आप पैकेज बनाएं तो आपको कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि एक पैकेज जो है हमेशा एक सेपरेट फोल्डर की फॉर्म में बनता है। ठीक है। और उसका सेम नेम होता है जो पैकेज का नेम है, मतलब कि पैकेज ही एक फोल्डर होता है। सिंपल सी बात है, जो जब आप पैकेज बनाते हैं तो एक्चुअली आप एक फोल्डर बना रहे हैं, तो जो आपने पैकेज का नाम रखा है वही आपके फोल्डर का नाम है। और जो भी क्लासेस हैं आपकी वो सारी की सारी किसी पैकेज के फोल्डर में ही स्टोर करते हैं आप, ऑर्गेनाइज करके जिस तरह आपकी मर्जी है। अच्छा, जो क्लासें आप चाह रहे हैं कि वो उनकी एक्सेस पैकेज से बाहर किसी दूसरे पैकेज के अंदर भी हो, तो वो सारी पब्लिक होती हैं। और जो आप चाहते हैं कि भाई सेम पैकेज के अंदर ही उनकी एक्सेस हो, तो वो डिफॉल्ट होती हैं। और जो आप चाहते हैं कि भाई सब क्लासेस बने लेकिन किसी दूसरे पैकेज के अंदर, तो वो प्रोटेक्टेड होती हैं। अच्छा, जो भी क्लासेस आपकी विद इन पैकेज होती हैं उसके अंदर उसमें आपका पैकेज जो है ना, पैकेज का नाम उनकी पहली स्टेटमेंट के तौर पे लिखा होता है कि ये कौन से पैकेज की क्लास है। ठीक है। और जितने भी आपके पैकेजेस हैं इनको आप पहले कंपाइल करते हैं, यूज बाद में करते हैं, ताकि आप इंश्योर कर लें कि ये एरर फ्री है। अब इंपोर्ट का कीवर्ड यूज करके हम जावा के जो बिल्ट इन पैकेजेस हैं और यूजर डिफाइंड पैकेजेस हैं इनको अपनी क्लासेस के अंदर यूज कर सकते हैं। जब कोई पैकेज आपका इंपोर्ट हो जाता है
उसके बाद ही आप इस काबिल होते हैं कि आप उस पैकेज के अंदर मौजूद जो फाइल्स हैं या सोर्स फाइल्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। और जब भी आप इंपोर्ट करने लगे तो आपको माइंड में रखना चाहिए कि अगर आपने कोई भी पैकेज का नेम स्पेसिफाई नहीं किया तो डिफॉल्ट पैकेज के अंदर सारी क्लासेस मूव कर जाएंगी, और अगर आपने पैकेज का नेम स्पेसिफाई किया है तो वो फिर आप उसी कोरस्पॉन्डिंग पैकेज में चली जाएंगी। तो इसी वजह से आप शुरू से जो लैब्स करते हुए आ रहे थे, प्रोग्राम डिफरेंट असाइनमेंट्स करते हुए आ रहे थे, तो वो आपकी एग्जीक्यूट होनी थी। हालांकि आपने पैकेजेस खुद से नहीं बनाए थे तो वो डिफॉल्ट पैकेज के अंदर सारी चली जाती हैं। अच्छा, जिस टाइम पे भी आप पैकेज क्रिएट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पैकेज की जो स्टेटमेंट है वो इंपोर्ट वाली पैकेज की जो स्टेटमेंट है ये सबसे पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए जावा के प्रोग्राम के अंदर। फर्ज किया अगर आपने कोई क्लास वगैरह बनानी है तो इंपोर्ट वगैरह करना है, तो पैकेज के बाद जो सबसे पहली स्टेटमेंट होगी वो इंपोर्ट की स्टेटमेंट होगी, ताकि आपको जो भी बायर की क्लासेस यूज करना चाह रहे हैं वो सारी क्लासेस आपके पास अवेलेबल हों। आप अगर कोई क्वेश्चन हुआ है आपका तो वो काइंडली पूछ लीजिएगा।